Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, लेकिन चूंकि बरसात का मौसम ज़रा चलता चला आ रहा है और जब यही टाइम आ जाता है ना, जब बरसात शुरू हुए कुछ दिन हो चुके होते हैं, तो हम सब के पास ज़्यादा दर्दों की तकलीफ़ों की शिकायत बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है वो भी कहना शुरू हो जाते हैं घुटने में दर्द दोबारा होना शुरू हो गया है, नहीं भी दर्द होता जहाँ पे वहाँ पर भी शुरू हो जाता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर अलीम से, जो कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि इनकी वजूहात क्या होती हैं, ख़ास तौर पे कंधे का दर्द, जिसे शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं, इस दर्द तक क्यों नौबत आती है और इसका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। अच्छा, मैं आपके पास भी क्या वाकई मरीज़ों की तादाद बढ़ जाती है या हमें ही अपने इर्द गिर्द सुनने को ज़्यादा मिल रहा होता है कि हाई टांगों में दर्द हो रही है, घुटनों में दर्द हो रही है? नहीं बिल्कुल, ये दो मौसम ऐसे हैं, एक तो सर्दियों का जी और एक ये बरसात का सावन का मौसम जो होता है। इसके अंदर यूजली लोगों के जो क्रॉनिक पेन्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। किसी को 10 साल पहले कोई चोट लगी थी तो वो या सावन में उसका पेन बढ़ जाएगा या विंटर्स में उसका पेन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि जिन लोगों को कंधे के दर्द के मसाइल होते हैं, अमूमन इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, कंधे का दर्द जो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली, अगर हम टिपिकली फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो फ्रोजन शोल्डर बेसिकली ओल्ड एज के अंदर होता है। मतलब फ्रोजन शोल्डर किसी भी यंगस्टर्स को नहीं होगा, ये 40 प्लस या 50 प्लस लोगों को फ्रोजन शोल्डर होता है। ठीक है। और इसके अंदर दो तरह के फ्रोजन शोल्डर होते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, जिसका कॉज कुछ नहीं होता। पेशेंट आते हैं और आके कहते हैं कि जी मुझे महीना पहले दर्द शुरू हुआ था और मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट हुआ था, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता गया और उसकी वजह से जो मेरी शोल्डर की मूवमेंट थी पहले बेहतर थी, ऐसे ऐसा कम होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। और दूसरा होता है सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर, सेकेंडरी टू सम कॉज, सेकेंडरी टू सम ट्रॉमा, सेकेंडरी टू जिस तरह फालिज के बाद लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या फिर लोगों को कोई चोट लगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी की कोई सर्जरी हो गई, उसके बाद लोगों को फ्रोजन शोल्डर हो जाए, तो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर है। तो इडियोपैथिक होता है या फिर सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर, ये दो तरह के फ्रोजन शोल्डर होते हैं। सही। अब मुझे बताइए कि जो पहले वाला है, कि जिसका हमें कुछ मालूम भी नहीं है, कि कोई वजह भी नहीं है, भले चंगे चलते फिरते भागते दौड़ते, और अचानक पता चला कि बस बाजू में जो है ना वो कुछ, कंधे में कुछ दर्द हो रहा है, और कि यहाँ तक नहीं जा रहा, शर्ट पहनने में मुश्किल हो रही है, मुसीबत हो रही है, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मामला और ख़राब हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या करें फिर? देखिए, जो फ्रोजन शोल्डर के अंदर जो घर पे आप कर सकते हैं वो है कि इसको मोबाइल रखें, इसको कीप ऑन मूविंग। अगर आपको पेन हो रहा, होता क्या है कि पेन स्टार्ट हुआ और उस पेन को अवॉइड करने के लिए हमने मूवमेंट कम कर दी। अब जब मूवमेंट कम कर दी तो मज़ीद हम जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी। तो जो शोल्डर की जॉइंट है वो ऐसे ऐसा कम मोबाइल होता जाएगा और जो फ्रोजन शोल्डर है वो बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि पेन की वजह से पेन स्टार्ट हो गया तो आप उसकी मोबिलिटी बरकरार रखें, आप उसको कीप ऑन मूविंग, फ्रंट पे उठाएं, साइड से उठाएं, उसकी जितनी मूवमेंट्स हैं उनको आप करते रहें। तो ताकि दर्द हो रही होती है इतनी शदीद, तो फिर लेकिन क्या अगर करें? आप उसको उस पेन को अवॉइड करने के लिए आप मूवमेंट भी रोक देंगे तो वो मज़ीद बिगड़ जाएगा और वो क्रॉनिक फ्रोजन शोल्डर बन जाएगा, और वो फिर आपके लिए भी ज़्यादा, मतलब फॉर इंस्टेंस पहले पेशेंट का हाथ बिल्कुल ऊपर उठा होता है, फिर ऐसे ऐसा कम और उसकी रेंज ऐसे ऐसा मज़ीद कम होती जाती है। ठीक है। लेकिन उसको अगर आप जहाँ तक पेन फ्री आप कर सकते हैं वहाँ तक कम से कम उसको मोबाइल रखें, ताकि वो जो रेंज है जो अभी आप अचीव कर पा रहे हैं वो आपकी मेंटेन रहे। सही, ठीक है। सो एक तो ये हो गया कि मूवमेंट करते रहें। Yes. अब मूवमेंट क्या करें, और क्या ये सेकेंडरी जो आपका फ्रोजन शोल्डर है उस पर भी यही बातें अप्लाई होंगी? जो ट्रीटमेंट है वो दोनों पे सेम अप्लाई होता है। Right, मतलब ठीक है। इसके अंदर फिजियोथेरेपी के अंदर तो हम इसके लिए कुछ मोबिलाइजेशंस कराते हैं, क्योंकि होता है इसमें ये है कि आपका जो शोल्डर का जॉइंट है उसके अंदर एक कैप्सूल होता है, एक झिल्ली सी होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसकी सोजिश हो जाती है। अब जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो उसके अंदर एडीजन्स बन जाती हैं, मतलब वो जॉइंट को चिपक जाता है, और वो जो एडीजन्स फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से बेसिकली हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो रही होती है। और कोई वजूहत नहीं हो सकती इसकी कि झिल्ली में सोजिश है वो खुद ब खुद देखें, यूजली जो डायबिटिक्स होते हैं, डायबिटिक पीपल होते हैं, जिनको शुगर होती है, उसके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। अक्सर हमने देखा है कि तकरीबन 60 to 70% वो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ होता है, स्पेशली जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता, सही, जो अपने एहतियात नहीं कर रहे होते, उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर रिकवरी भी स्लो होती है। ठीक है। बाकी इसकी जो इडियोपैथिक है, जो प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर है, उसकी कोई कॉज एज सच नहीं होती, वो बस खुद ही डेवलप हो जाता है। और ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हम दोनों के अंदर, फिजियोथेरेपी के अंदर भी हम इसको मोबिलाइज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एडिशंस को ब्रेक करते हैं, और घर के लिए जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं चाहूँगी उसके बारे में भी बात करें, लेकिन पहले जो आप फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट प्लान्स देते हैं वो क्या क्या होते हैं, और कितना ज़रूरी होता है कि पेशेंट आपके पास आए और कब आए, कब तक आ जाए? बाज़ औक़ात तो लोग इंतज़ार करते रहते हैं, सेक करने से ठीक हो जाएगा,
वो आपकी वाली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाएगा, शायद कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, शायद पेन किलर लेते रहने से ठीक हो जाएगा। सो इन तमाम चीज़ों के बारे में बताइए कि कितना ज़रूरी है कि आप तक आया जाए और इसका प्रॉपर इलाज करवाया जाए। देखिए, जो फ्रोजन शोल्डर है वो बेसिकली एक नहायत तकलीफ दे एक डिज़ीज़ है। अब इसके अंदर पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये कई केसेस के अंदर 2 से 3 साल में खुद ब खुद ही रिकवर भी हो जाता है। लेकिन वो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन है और इतना पेनफुल होता है ये 2-3 साल गुजारना, तो उससे बेहतर है कि आप इसकी फिजियोथेरेपी जितनी अर्लीस्ट पॉसिबल है वो करवा लें। अगर आप जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी कम नहीं हुई होगी, मतलब आप अच्छा खासा बाजू उठा रहे होंगे तो हमें भी आसानी होगी उसको ट्रीट करते हुए, और आपके लिए भी वो लेस पेनफुल होगा और आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। सही। आप जितना उसको प्रोलॉन्ग करेंगे उसके ड्यूरेशन को खैर है बर्दाश्त कर करके तो वो उतना ही क्रॉनिक होता जाता है और वो जो रेंज ऑफ मोशन है उतनी ही कम हो जाती है, और वो हमारे लिए भी फिर चैलेंजिंग हो जाता है कि उसको फिर 100% उसकी दोबारा रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करना, और पेशेंट के लिए भी वो एक तकलीफ देने वाला होता है उसके अंदर लीजन्स ब्रेक करना और फिर एंड रेंज पे जाके थोड़ा बहुत उसको मोबिलाइज अब ये लीजन ब्रेक्स आप किन चीज़ों की मदद से करते हैं क्लिनिक में? देखें, उसके लिए हम एक तो मशीन्स यूज़ करते हैं, जिस तरह हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिर हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस होती हैं, टेंस इंटरफेरेंशियल थेरेपी, वो हम अप्लाई करते हैं। उसके अलावा हम हीटिंग थेरेपी देते हैं जिससे मसल रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो मेन काम होता है वो मैनुअल मोबिलाइजेशंस का है। मोबिलाइजेशन से बेसिकली हम एडिशंस को ग्रेजुअली मैनुअली ब्रेक करते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप की टेक्निक्स होते हैं जिसके साथ हम आहिस्ता आहिस्ता करके जॉइंट को मोबिलाइज करते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होती है जॉइंट के अंदर और एडिशंस भी ब्रेक होती हैं। उसके बाद फिर हम व्हील एक्सरसाइजेज, पुली एक्सरसाइज, कुछ जिम की एक्सरसाइज होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं, और फिर पेशेंट को होम एक्सरसाइज प्रोग्राम गाइड किया जाता है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज जो हम स्क्रीन पे आपको साथ साथ दिखा भी रहे होंगे और दिखाएंगे भी, ताकि आप ये देख सकें कि ये जिम में वो कौन सी एक्सरसाइज और ये पुली एक्सरसाइज जैसे आपको कह रहे हैं वो क्या होगी? देखें, पुली 2-3 तरह की होती है। एक सिंपल जो पुली होती है वो ऊपर एक सिंपल सा व्हील होता है और 2 आपके हाथों में आप 2 हैंडल्स पकड़ लेते हैं, और जो आपका अफेक्टेड शोल्डर होता है आप इसको नीचे की तरफ पुश करते हैं तो वो वाला आपका शोल्डर ऊपर की तरफ जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। आपकी फ्रंट की मूवमेंट, आपकी साइड की मूवमेंट, आपका बाजू पीछे कमर के पीछे नहीं जाता, आपका बाजू बैक साइड पर नहीं जाता। सो यूजली पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं वो ये करते हैं कि मुझे शावर लेते हुए मसला आ रहा है, मुझे कपड़े चेंज करते हुए मसला आ रहा है, और ओवरहेड एक्टिविटीज़, यस, ड्राइव करते हुए जब क्रॉनिक हो जाता है, जब आपकी मूवमेंट बिल्कुल कम हो तो ड्राइव करते हुए डेली टास्क जो करना था वो भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइजेज जो हम घर के लिए भी गाइड कर रहे होते हैं वो वही एक्सरसाइज होते हैं जिसके अंदर हम इसकी रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमम अब जैसे आप पुली कह रहे हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ असिस्टेड एक एक्सरसाइज है कि यस, इससे आप दूसरे हाथ की हेल्प से आपका ये वाला हाथ ऊपर जा रहा है, मतलब अगर आप यहाँ तक जा रहे हैं तो आप दूसरे हाथ से नीचे पुश करेंगे तो आप उसको मजीद ऊपर लेकर जा। लेकिन अगर पुली नहीं है घर पे तो क्या घर में कोई मौजूद शख्स जो है वो भी असिस्टेड ये मूवमेंट जो है ये करवा सकता है? बिल्कुल। देखिए, हमारा जो एम है वो क्या है, वो ये है कि हमने जो मूवमेंट पेशेंट, अब इसके साथ एक और जो चीज़ फेस कर रहे होते हैं कि जब क्रॉनिक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने पेशेंट ने बाजू को नहीं उठाया क्योंकि पेन हो रहा है उसको, उसकी वजह से जब 2-3 महीने वो मसल वर्क नहीं करेंगे तो वो वीक भी हो जाएंगे। मतलब इसमें ये भी अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट से कहते हैं उठाए तो वो इतना लिफ्ट कर सकता है, जब हम उसको लिफ्ट करते हैं तो वो मजीद 30-40 डिग्री मजीद ऊपर चला जाता है। ये जो मूवमेंट जो नहीं आ रही वो इस वजह से नहीं आ रही कि पेशेंट ने मसल को यूज़ नहीं किया और उसकी डिसयूज एट्रोफी हो जाती है, वो ना यूज़ करने की वजह से मसल वीक हो जाता है। और वो जो वीकनेस होती है उसको जो पेशेंट होता है, अगर उसको अवेयरनेस हो कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो रहा है और मैंने पेन फ्री रेंजेस के अंदर मैंने इसको अपने शोल्डर को मोबाइल रखना है, अगर वो बेसिक से एक्सरसाइज करते रहे तो ये जो वीकनेस होती है इसको कंपनसेट कर सकते हैं। अच्छा, आप हो रहा है कि टर्म आपने यूज़ की है, ये कोई ग्रेजुअल ऑनसेट भी होता है कि पहले हल्का हल्का होना शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, या एकदम से आपको एक दिन पता चलेगा कि वो आपका तो बाजू नहीं हिल रहा? नहीं, जो फ्रोजन शोल्डर है वो हमेशा ग्रेजुअल ऑनसेट के साथ होता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपने अचानक आपको आज आपका बाजू बिल्कुल ही हिलना बंद हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेजुअली होगा। पेशेंट कहेगा पहले मेरा बाजू ऊपर पेन होती थी और फिर ऐसे ऐसा बढ़ता गया और उनको 1-2 महीने के बाद समझ लगती है यार ये तो रेंज भी काफ़ी कम हो चुकी है, ठीक है, और अब तो मैं लेके भी नहीं जा पा रहा। तो इसका मतलब है कि छोटे सा जही जब मसला हो तो उसको पकड़ लें, उसको इग्नोर ना करते रहें, उसको ये ना समझते रहें कि बस आज ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी आप उसको डायग्नोज कर लेंगे और आपको समझ लग जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है और आप उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें या फिर अपने किसी भी करीबी डॉक्टर को जाके मिलें और वो आपको एक्सरसाइज गाइड करें, इसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाएं, उतना ही बेहतर है और उतनी ही जल्दी रिकवर भी हो जाएगा और आपके लिए भी लेस पेनफुल होगा। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ इंजरीज भी, जैसे आपने कहा सेकेंडरी ट्रामा, जिम में बाज़ औक़ात बच्चे आजकल कुछ ज़्यादा वज़न उठा लेते हैं या गलत एंगल पे कुछ चीज़ें लिफ्ट कर ली, ख़वातीन घर में काम करते हुए, तो भी अमूमन ये मसला जो देखा जा रहा है और यूजुअली वो 50 साल से कम भी हो सकते हैं।
तो उस सूरत में भी जो इस तरह से मसला हो उसको ऐसे ही लेना चाहिए जैसे कि हम पहले गाइड करें, या कुछ चेंज थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। Right. क्योंकि जब हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज आती हैं उसके अंदर जो हम मसल टियर कर बैठते हैं अपना, हाँ। किसी भी गलत एंगल पे कोई वेट उठा लिया या फिर कोई भी जर्क लग गया किसी भी वजह से, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे शोल्डर के जो अराउंड मसल्स होते हैं वो टियर होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके ट्रीटमेंट के अंदर हम जो होता है घर पे राइस प्रोटोकॉल हम यूजुअली अप्लाई करते हैं कि उसको सबसे पहले तो आइसिंग की जाए। अगर इस तरह की कोई इंजरी हो गई है जिसके अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है मसल्स के अंदर, जिसके अंदर आपका बाजू ऊपर नहीं उठ रहा, वो यूजुअली रोटेटर कफ टियर के अंदर, और उस तरह वो उसको हम डायग्नोज करते हैं। और उसके लिए आइस प्रोटोकॉल सबसे पहले स्टार्ट करें, 5 to 7 मिनट्स आइस पैक लेके किसी भी फार्मेसी से मिल जाता है, वो लेके अप्लाई करें। अप्लाई करने का मतलब है कि पीछे, ऊपर, सामने, जहाँ पे पेन फील हो रहा है वहाँ पे, जहाँ पे कहीं पे आपको स्वेलिंग लग रही है कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई या रेडनेस है, तो वहाँ पे आप आइस पैक को पहले फ्रीज कर लें, उसको फिर टॉवल में रैप करके उस जगह पे 5 से 7 मिनट रख दें। ज़्यादा नहीं रखना, 7 मिनट्स मैक्सिमम। उसके बाद आप उसको उठा लें, और ये आप हर 2-3 घंटे बाद, इनिशियली हर 2-3 घंटे बाद करें, और उससे आपकी इन्फ्लेमेशन भी सबसाइड हो जाएगी और जो पेन है वो भी काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। ठीक है, ये तो वो चीज़ है जो आप घर पे शुरू डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। अब वो एक्सरसाइजेज कौन सी हैं जो घर पे हम खुद करें या असिस्टेड कोई किसी की मदद से, वो अगर हमें नहीं भी हो पा रही तो हम कोशिश करें कि हम वो एक्सरसाइजेज लाजमी करें ताकि हमारा कंधा चलता रहे, बिल्कुल। देखिए, जोरे बाजू रहे हमारा। देखिए, जो हम स्टार्ट करते हैं, जो आप घर पे जो अगर आपके पास कोई हेल्पर है तो वो अच्छा होता है कि फॉर इंस्टेंस कि आप बाजू उठा रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, हेल्पर इसको मजीद लेकर जाए, और जहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं आप बर्दाश्त करें, उसके बाद आराम से ग्रेजुअली। और आप भी ज़रा थोड़ा बर्दाश्त करें, ये ना हो कि ज़रा से ही कुछ हो तो आप कहें वो जितना आप बियर कर लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, क्योंकि उतना ही आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी रेंज पहले इतनी हो रही थी तो आप अगले दिन जब ट्राई करेंगे तो इसकी हमेशा 10 to 12 रेपिटेशंस, इस तरह 2 to 3 सेट्स इसके करते रहें। ठीक है। और इसी तरह फ्रंट से उठाएं, उसको जाके रोकें थोड़ी देर, 8 to 10 सेकंड होल्ड करें, कोई बंदा आपको हेल्प कर रहा है या फिर आप अपने दूसरे हाथ से भी असिस्टेंस ले सकते हैं, और इसको आप जाके रोकें और आहिस्ता आहिस्ता वापस लें। इसी तरह आप साइडवेज से किसी की हेल्प के साथ, कोई बंदा, आप इतना उठा पा रहे हैं तो आपका जो असिस्टेंट है वो थोड़ा सा इसको मजीद ऊपर ले जाए, और जहाँ तक आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं वहाँ पे रोक के रखें, एंड देन वापस आहिस्ता आहिस्ता जो कैप्सूल है उस पर स्ट्रेच आएगा और वो जो एडिशंस है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह कमर के पीछे हाथ लेकर जाएँ, और दूसरे हाथ की हेल्प के साथ भी आप इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं, या फिर कोई आपका असिस्टेंट है तो वो आपके बाजू को ऊपर की तरफ उठाएँ, तो इससे आपकी ये जो बाजू की बैक साइड वाली मूवमेंट है ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सही। इसके अलावा अगर आपके पास घर में असिस्टेंट नहीं है तो आप कोई भी स्टिक ले सकते हैं, और उस स्टिक हमने की एक स्टिक रखी है वैसे, और हमने एक कॉमन से स्टिक रखी है, आपकी साइड पे शायद रखी गई होगी जी, ये छतरी की ठीक सूरत है। में, हाँ। आप इस तरह की कोई भी स्टिक ले सकते हैं, आप छतरी ले सकते हैं, आपके पास घर में कोई भी स्टिक है आप वो ले सकते हैं, और आप इसकी हेल्प से मैं परफॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखें, आपने इसको स्टिक को इस तरह पकड़ लेना है, उसके बाद आपने इसको स्ट्रेट ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठता है आप दूसरे हाथ की हेल्प से इसको मज़ीद पुश करें, और इसको पुश करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे ले आएँ, और इसको आप इस तरह करके 10 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करें, और उसके बाद आप इसको नीचे ले आएँ। ये आप 10 टाइम्स ये एक एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जो सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो आप इसी स्टिक को साइडवेज उठाएंगे और इसको जाके मैक्सिमम जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं आप ऊपर लेकर जाएँ, और इसको फिर आप 10 सेकंड होल्ड करके नीचे ले आएँ। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट करें। इसके अलावा आप स्टिक को इस तरह पकड़ें और इसको फुल नीचे लेकर जाएं, 10 सेकंड होल्ड करें, और वापस 10 टाइम्स आप ये वाली एक्सरसाइज करें, और उसके अलावा आप ऊपर लेकर जाएं और नीचे लेकर आएँ। 10 टाइम्स आप ये एक्सरसाइज करें। ये बेसिकली 4 मूवमेंट्स हैं जो हमारे शोल्डर जॉइंट पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती हैं, हमारी फ्लेक्शन, साइडवेज मूवमेंट, हमारी कमर के पीछे, और ये वाली मूवमेंट। तो ये 4 एक्सरसाइजेज करके आप अपने इन मूवमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर कर लेंगे, और वो आपकी जो मूवमेंट है वो आपकी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये जो आपने कहा था कोल्ड थेरेपी, क्या हीट थेरेपी भी देना ज़रूरी है? बहुत सारे लोग तो टकोरें करना ही शुरू हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ कोल्ड थेरेपी, कोल्ड कंप्रेशन की निस्बत ये ज़रा हीट का ज़्यादा रुझान है, क्या हम ज़्यादा सिकाई ज़्यादा करते हैं? देखें, अब ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हीट फर्मेंटेशन। ठीक। जो कोल्ड है वो हम कब अप्लाई करते हैं और हीट कब अप्लाई करना है, दोनों का काम पेन मैनेजमेंट है। ठीक है। अगर आप हीट लगाएंगे या कोल्ड लगाएंगे, आपके दर्द में आपको सुकून मिलेगा।
और जो हीट है वो आपने तब करनी है जब आपको लगे कि मसल्स आपके ज़्यादा स्टिफ हो रहे हैं, क्योंकि जो हीट है वो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है, मसल्स को रिलैक्स कर देती है। ठीक है। कोल्ड आपने तब करनी है जब आपको लगे कि जो आपका स्पेसिफिक मसल्स या जो जॉइंट्स हैं या जो कैप्सूल है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसके अंदर हम कोल्ड थेरेपी करते हैं। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सोजश हो रही है, आपको लगे कि स्किन रेड हो रही है, कोई सोजश हो गई है, ठीक है। उसके अंदर हम यूजली कोल्ड थेरेपी करते हैं। बिल्कुल इसके अलावा अगर आपको इंजरी हुई है तो इनिशली जो है वो कोल्ड ज़्यादा बेहतर है, और अगर आपकी इंजरी पुरानी हो गई है, फॉर एग्जांपल 2-3 हफ्ते गुजर गए हैं, तो फिर आपके लिए हीटिंग ज़्यादा बेहतर है। क्रॉनिक केसेस के अंदर हीटिंग की जाती है, और जो एक्यूट केसेस हैं उसके अंदर हम कोल्ड थेरेपी करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक और जो कॉन्सेप्ट है वो है कि बस जिम जाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपने आप को फिट एंड एक्टिव रखना है, और अगर आपने मतलब हेल्दी एंड स्मार्ट रहना है, ठीक है। तो अब होता ये है कि हमारे बच्चे, खास तौर पे यूथ जो है, बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हर बच्चे कहता है जिम जाना है, और अब जिम की फ़ी जो है कम अज़ कम भी जो शुरू होती है तो 10,000 से तो कम पर मंथ कोई भी नहीं है ना, जो बहुत आपने आम सा भी हो। अब इसको कैसे, इस बजट को कैसे मैनेज करें हम, कि हम हेल्दी भी रहें? देखिए, मैं तो रिकमेंड नहीं करता अगर बच्चा 20 ईयर से कम का है तो वो जिम ना जाए। अच्छा। क्योंकि जिम के अंदर 20 ईयर से कम जो माइंडसेट होता है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होता। आप जाके देखते हैं कि फलां बंदा इतना अच्छा वेट उठा रहा है, मस्कुलर है, तो आप जाके पहले दिन ही आप उतना वेट उठाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से आपकी इंजरीज या फिर आप बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं उस चक्कर में कि आप बल्क आपके ऊपर आए, मसल मास आया। आप ये नहीं देख रहे कि वो 40 साल का बंदा है, आप 18 साल के हैं अभी, आपकी बॉडी और उसकी बॉडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। एग्जैक्टली। और आपको अपने गोल्स पता होने चाहिए कि मैं ये जिम या फिर मैं अगर कोई एक्सरसाइज करूँ तो क्यों कर रहा हूँ। आप हेल्दी रहने के लिए, फिटनेस के लिए आप कर रहे हैं, या फिर आपने किसी कंपटीशन में जाना है बॉडी बिल्डिंग के। अगर तो आपने बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के लिए आप रेडी हो रहे हैं तो फिर तो ठीक है, आप ग्रेजुअली जाएं, शुरू से ही जाएं और अपने आप को मेंटेन करें। अगर आपका जो गोल है वो सिर्फ फिटनेस है तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जिम जाएँ, आप सिंपल वॉक करें, आपको जो पसंद है आप वो करें। मैं कहता हूँ कि आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलें, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, और उस एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स आप वॉक कर लें, आप स्विमिंग पूल आपके पास है आप वो कर लें, आप जॉगिंग कर लें, आपके पास साइकिल है तो साइकिलिंग करें। साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, उससे आप कार्डियो भी हो जाती है। रस्सी कूदना, यस, रस्सी कूद लें, आप घर के अंदर मैट डालें और आप बेतहाशा मैट एक्सरसाइजेस किस कदर ज़्यादा हैं आपके ख्याल में इन एक्सरसाइजेस के करने में, और जिम में जो हम खास, ठीक है बहुत फ़ायदा है उनका, इसमें कोई मतलब टारगेटेड एक्सरसाइजेस होती हैं स्पेसिफिक, आपको उसके लिए मतलब टारगेट मसल ग्रुप एंड मसल्स को आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट स्टिल आप कैसे कंपेयर करते हैं दोनों? देखिए, अगर आपके पास फैसिलिटी, फॉर इंस्टेंस आपके पास जिम जो है आपके पास करीब नहीं है, तो ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं अब एक्सरसाइज नहीं कर पाता क्योंकि मेरे घर के साथ कोई जिम नहीं है, या फिर मैं जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप सिंपल एक मैट लें, अगर मैट भी नहीं है तो आप सिंपल कारपेट के ऊपर बैठ के और आप बेतहाशा एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप तकरीबन इक्वली, क्योंकि आप बॉडी वेट के साथ और अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द रेजिस्टेंस कर रहे होते हैं, तो आप बेतहाशा एक्सरसाइजेज से बेतहाशा फ़ायदे ले सकते हैं। और आप इक्वली, अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप जिम लाजमी जाएँ। बिल्कुल सही। डेफिनेटली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये आपको बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं है तो मैं अब एक्सरसाइज नहीं कर पाता। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो जब हम शोल्डर की बात करते हैं और ख़ास तौर पे फ्रोज़न शोल्डर की बात करते हैं, क्या आपके ख्याल में इसका कोई ताल्लुक डाइट से भी नज़र आता है आपको, और उस हवाले से भी आप क्या गाइड करेंगे कि क्या चीज़ें हमारी डाइट में रहनी चाहिए ख़ास तौर पे टू अवॉइड सच इंजरीज एंड सच प्रॉब्लम्स? देखिए, किसी स्पेसिफिक डाइट की वजह से, फॉर एग्जांपल जो आजकल स्पेसिफिकली फास्ट फूड आए हुए हैं उनकी वजह से ये यंगस्टर्स के अंदर हमारी जो इंजरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन आपको अगर फ्रोजन शोल्डर और इस तरह की कोई भी इन्फ्लेमेटरी आपको कोई डिजीज़ हो गई है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है, जो हम अपने हर पेशेंट को भी बता रहे होते हैं, कि आप हल्दी इस्तेमाल करें। हल्दी वाला दूध रात में पिएँ। हल्दी इज़ द बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, और इसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर जो सेल्फ हीलिंग है वो एनहेंस हो जाती है। लेकिन पहले ज़माने में किसी को कहीं पे भी चोट लग गई, हल्दी अप्लाई कर ली, हल्दी वाला दूध पी लिया, तो वो बॉडी की सेल्फ हीलिंग के साथ ही प्ले कर रहे होते थे। तो अगर हम हल्दी पिएँ तो उससे रादर देन टेकिंग द ब्रूफेन या फिर कोई आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई भी मेडिसिन लें, अगर आप हल्दी वाला दूध डेली रूटीन में पीना शुरू करेंगे तो उससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लेमेशन हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, वो आपकी हीलिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और देखिए, ये गोल्डन मिल्क हमने भी आपको कई दफ़ा बताया, आजकल तो दुनिया इसे गोल्डन मिल्क के नाम से जानती है। सो अगर आप हल्दी वाला दूध जो है वो इस्तेमाल करते हैं और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये उस वक्त भी मौसर है ना जब आपने एक्सरसाइज की और पूरा जिस्म आपका जो है वो कड़ाव में या दुखन में आ जाता है। क्योंकि जब भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में वेयर एंड टियर हो रहे होते हैं मसल्स के अंदर, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप इसको कितना फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए? डेली यूज़ करें, इसका कोई नुकसान नहीं है। दूध के साथ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हल्दी की तासीर थोड़ी गर्म होती है,
तो आप उसको दूध के साथ लेंगे तो आपके स्टोमक के ऊपर उस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर हलीम फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हम मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।